नमस्कार दोस्तों, कोचर वर्ल्ड एक बार फिर से आपका स्वागत करता है। हम वापस आ चुके हैं अपने इकोनॉमी सीरीज के साथ। तो उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, कोविड 19 में अपना ख्याल रख रहे होंगे। मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा लेट हो रहा है मुझे बनाने के लिए सीरीज को। क्या है, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाता है जिनके कारण क्या होता है, मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ। तो ठीक है, माफ करिएगा, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। चलिए अपन वापस आते हैं। अभी तक उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ समझ में आ चुका होगा। मैं जितना आसान हो सकता है उतने आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ठीक है, चलिए आज अपन जो बात करने वाले हैं वो अपन देखते हैं। आज अपन जो बात करेंगे, बैंकिंग में लगभग लगभग सब चीज खत्म हो ही गया था उसमें। आज बैंकिंग से थोड़ा हट के बात करेंगे। अपन बात करेंगे क्या चीज की, बैलेंस ऑफ पेमेंट की। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखिए, जो चीज जरूरी है मैं सिर्फ वही आपको बता रहा हूँ। आपको जरूरत से ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है इसमें। इकोनॉमी में सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जानना रहता है और उसको करंट अफेयर से लिंक करके पढ़ना पड़ता है। उसमें ज्यादा कुछ पढ़ने वाली चीजें नहीं होती है, बस वो बेसिक ही आपको क्लियर करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, चलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट जानने के लिए आप इसको बस इतना समझ लीजिए कि ये मान लीजिए हमारी एक कंट्री है इंडिया। ठीक है, ये है इंडिया। इसमें जितना पैसा आ रहा है, ठीक है, जितना पैसा आ रहा है और जितना पैसा जा रहा है उसको टोटल करते हैं। ठीक है, मान लीजिए इंडिया के पास आ रहा है 10 रुपए। ठीक है, और वो बाहर भेज रहा है, मतलब किसी सामान को खरीदने में। यहाँ पे कोई एनआरआई बंदा है। ठीक है, कोई एनआरआई बंदा है, वो अपना पैसा भेज रहा है। वो अपना पैसा भेज रहा है इंडिया को, 10 रुपए उसने भेजा। ठीक है, अब इंडिया में कोई एनआरआई रह रहा है, मान लीजिए ये वाला हो गया आपका सऊदी वाला एरिया का, और ये हो गया आपका थाईलैंड वाला एरिया का। ठीक है, तो थाईलैंड का कोई आदमी यहाँ पे आके रह रहा है। तो सऊदी वाले ने 10 रुपए भेजा, और इंडिया में जो थाईलैंड वाला बंदा रह रहा है आके, जो कि सिटीजन नहीं है यहाँ का, ठीक है, वो यहाँ पे आके रह रहा है और उसने बाहर भेजा पैसा अपने घर वालों को, थाईलैंड में पैसा भेजा। उसने कितना भेजा, उसने भेजा 15 रुपए। ठीक है, उसने भेजा है 15 रुपए। तो हमारे पास टोटल कितना हुआ वो अपने को जानना रहता है। टोटल कितना हुआ भाई, 10 रुपए आया हमारे पास, 15 रुपए गया, मतलब 5 रुपए का नुकसान, मतलब 5 रुपए अपना ज्यादा गया है। इसी चीज को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, एकदम सस्ते तरीके से और एकदम छोटे बेसिक तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज आप जानिए। ये तो क्या है, बहुत ब्रॉड टर्म हो जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। इसके नीचे एक टर्म आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड आता है। इसका सब टॉपिक एक तरीके से आप समझ लीजिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब आपको एक चीज दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे ट्रेड की बात की है, व्यापार की बात की है, तो सिर्फ वहां पे ट्रेड की बात ही होगी। ठीक है, ट्रेड की बात अगर हो रही है तो फिर से अपन वही चीज लेंगे। क्या चीज लेंगे, अपन इंडिया को लेंगे यहाँ पे। ठीक है, इंडिया को मैंने ले लिया भाई। अब आप समझिए, ये है मेरा यूएसए। ठीक है, और ये यहाँ पे आ जाता है मान लीजिए बांग्लादेश। ये हो गया बांग्लादेश। इंडिया ने कोई सामान इंडिया ने कोई सामान इंपोर्ट किया, मतलब यूएसए से उसने कोई सामान को खरीदा। मान लीजिए एक टीवी ही है, इंडिया ने यूएसए से टीवी खरीदा। कितने में खरीदा है, 500 रुपए में। तो क्या करेगा, इंडिया पैसा भेजेगा यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ, टीवी इंडिया ने खरीदा, उसके बदले में उसने यूएसए को 500 रुपए दिया। ठीक है, टीवी क्या हो रहा है, हमारा इंपोर्ट हो रहा है, हमारे पास आ रहा है। ठीक है, अब हमारे पास आएगा तो हमारे पास से पैसा जाएगा, तो बस वही चीज पैसा जा रहा है। ठीक है, बातें क्लियर हो गई यहां तक। अब इंडिया उसी टीवी को बांग्लादेश को बेच देता है। उसी टीवी को उसने बांग्लादेश को बेच दिया। ठीक है, बांग्लादेश को बेच दिया। अब इंडिया ने कितने में बेचा, इंडिया ने मान लीजिए 600 रुपए में बेच दिया उसको, तो बांग्लादेश ने कितना दिया, बांग्लादेश ने दिया यहाँ पे 600 रुपए। ठीक है, बांग्लादेश ने दिया 600 रुपए। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा, ये आया 500 रुपए, सॉरी 600 रुपए हमारा आया और 500 रुपए हमारा गया। तो हमारे पास टोटल सरप्लस जो बचता है वो आता है 100 रुपए का। यहां तक बात क्लियर हो गया, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। देखो मैं यहाँ पे वही चीज लिख दे रहा हूँ। ट्रेड की अगर बात की जाएगी, बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात की जाएगी, तो यहाँ पे अपन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बातें करेंगे।
कितना टोटल इंपोर्ट हुआ और कितना टोटल एक्सपोर्ट हुआ, उससे अपन निकालेंगे। या तो हम, अगर हमारे पास प्लस आता है तो ये केस आ जाएगा सर प्लस का, और यही चीज अगर -100 रुपए आती तो ये आ जाता हमारा डेफिसिट का केस। बातें क्लियर हो गई यहाँ तक बैलेंस ऑफ ट्रेड की। और अगर अपन बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट आएगा ही, एक्सपोर्ट इंपोर्ट आएगा ही, प्लस क्या आ जाएगा साथ में, रेमिटेंस। ठीक है, रेमिटेंस। अब रेमिटेंस क्या होता है आप बोलोगे, तो चलो रेमिटेंस की बात करते हैं अपन। अगर रेमिटेंस की बात करेंगे, इसमें और भी चीजें आती है। ठीक है, रेमिटेंस, रेमिटेंस प्लस पेमेंट वगैरह भी देख लेते हैं। चलो ठीक है, पेमेंट को भी ले लेते हैं अपन। रेमिटेंस की बात क्या होती है, रेमिटेंस की बात ये होती है कि ये मान लीजिए हमारा एरिया हो जाता है सऊदी, ठीक है, सऊदी का है, और ये आ जा रहा है इंडिया। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हो गई आपको, दोनों चीज समझ में आ गया। तो इंडिया का कोई आदमी जाता है सऊदी अरेबिया, ठीक है, इंडिया का कोई आदमी गल्फ कंट्री सऊदी अरेबिया में गया है और वहां पे काम कर रहा है। ठीक है, उसने लगभग समझ लीजिए पर महीना 10,000 रुपए कमाया। ठीक है, अपन एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से हम बहुत ऊपर आ चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो 10,000 रुपए वो कमाता है। तो एक आदमी जो कमाने वाला मेंबर है वो तो सऊदी में है, लेकिन जो उसका परिवार है वो तो इंडिया में है ना। तो ये इंडिया में अपने पैसे कुछ भेजेगा अपने घर चलाने के लिए। इंडिया में मान लीजिए उसने 5,000 भेज दिया। ठीक है, इसने घर चलाने के लिए इंडिया में 5,000 रुपए भेज दिया, तो इसको अपन कहते हैं रेमिटेंस। समझ में आ गया आपको, इसको कहते हैं रेमिटेंस। यही चीज था। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बातें हमने कर दी, रेमिटेंस की बातें कर दी। अब पेमेंट वाला सीन आता है। पेमेंट वाला क्या होगा, इसके लिए अपन लेते हैं मुकेश अंबानी जी को। ठीक है, मुकेश अंबानी जी को अपन कंसिडर करके चलते हैं। मुकेश अंबानी जी हैं कहाँ के, इंडिया के हैं। अब मान लीजिए उनकी कोई एक कंपनी है, मान लीजिए जियो है, जियो उसको अपन मान के चलते हैं कि टर्की में लगी हुई है। टर्की नहीं लगी, बेकार कंट्री है, रशिया में लगी हुई है, रशिया में लगी हुई है इनकी कंट्री। ठीक है, इनकी कोई कंपनी जियो का कोई मान लीजिए एक कारखाना है, वो लगा हुआ है रशिया में। अब रशिया में वो तो लगा है, ठीक है, वहां पे जो वो पैसा कमाएगा, वहां पे ये जो कंपनी पैसा कमाएगी, वो पैसा किसके पास आएगा, अंबानी जी के पास आएगा। अंबानी जी के पास आया ना, डिविडेंड बोल दीजिए आप उसको, प्रॉफिट बोल दीजिए। प्रॉफिट के रूप में जो पैसा मुकेश अंबानी जी के पास आ रहा है, इनडायरेक्टली कहाँ आ रहा है, इंडिया के पास आ रहा है। इसी को अपन कहते हैं पेमेंट। ठीक है, समझ में आ गया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी समझ में आ गया होगा, रेमिटेंस भी समझ में आ गया होगा, पेमेंट भी समझ में आ गया होगा। ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमने बहुत आसानी से समझा इसको। बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करेंगे तो सिर्फ वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ही बात करेंगे अपन, और बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं तो वो आ जाता है कंप्लीट चीज है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी आ जाएगा, रेमिटेंस भी आ जाएगा, फिर पेमेंट भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं अपन। आगे की अगर अपन बात करेंगे तो इंडिया में जो चीजें होती है अपन उसको पहले देख के चलते हैं। ठीक है, अब मैं इसको आपको कैसे समझाऊंगा, मैं इसको समझाऊंगा करंट से लिंक करके, करंट अफेयर से लिंक करके। एक टॉपिक अभी बीच में चल रहा था आरसीईपी करके, आरसीईपी शायद आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। अब आपको ये जानना है कि किन किन लोगों के बीच चल रहा था, ये किन किन लोगों के बीच चल रहा था। तो आप ये बोल देंगे कि आसियान की जो कंट्रीज थी, आसियान में टोटल 10 कंट्रीज है। ठीक है, आसियान में 10 कंट्रीज है, वो आप देख लीजिए खुद से, मेरे को पता है लेकिन लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, आसियान की 10 कंट्रीज थी प्लस 6 कंट्रीज, जो 6 कंट्रीज थी जिनके साथ आसियान का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा था। ठीक है, इसमें इंडिया भी आता है, इंडिया भी आता है, चाइना भी आता है, जिनके साथ आसियान मतलब ये 10 कंट्रीज का 6 मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा था। वो 6 कंट्रीज मतलब टोटल ये हो गए 16 कंट्रीज, 16 कंट्रीज के बीच ये बातचीत चल रही थी।
किस चीज के ऊपर बातचीत चल रही थी? तो वो चल रही थी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर, ठीक है, कि इन 16 कंट्रीज में कोई भी ट्रेड होगा, किसी भी चीज का ट्रेड होगा, तो उसमें मतलब कुछ स्पेसिफिक लिस्ट दिया गया था, उस लिस्ट में जो भी चीजों चीजों का ट्रेड होगा, तो उस चीज को, उसके ऊपर कोई ड्यूटी कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, टोटल फ्री होगा, ठीक है। वो ये चीज थी। बातें क्लियर हो गई आपको? अब इसमें क्या हो जाता है, इंडिया इसको अपोज कर रहा था। अब अपोज क्यों कर रहा था? क्योंकि सबसे बड़ा मेन रीजन था इसमें, सबसे बड़ा मेन रीजन ये चीज था कि इसमें गुड्स के बारे में बात किया गया था, गुड्स के बारे में बात किया गया था, और जो सर्विसेज होती हैं आईटी सेक्टर वाली जो होती है उनके बारे में बात नहीं किया गया था। मतलब गुड्स अगर आप भेजोगे, गुड्स अगर आप भेजोगे तो आप उसको, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगा सकते, ठीक है। और सर्विसेज अगर आप दोगे किसी कंपनी को, आईटी सर्विसेज, इस टाइप को सर्विसेज आप दोगे, तो उस चीज पे आप टैक्स लगा सकते हो। तो इंडिया को डिसएडवांटेज कैसे हुआ वो देख लेते हैं अपन। इंडिया को डिसएडवांटेज ऐसे हो रहा था क्योंकि सबसे पहली दिक्कत यह आती है चाइना की। चाइना, अब आप जानते हो चाइना कितना बर्डन से ओवरफ्लो करता है इंडिया के ऊपर में। तो चाइना का जो पूरा मटेरियल है वो जितना सस्ते में बनाता है वो तो पूरा इंडियन मार्केट में ओवरफ्लो कर देगा ना यार। तो इंडिया की कोई आदमी बचेगा ही नहीं, इंडिया की कोई कंपनी जो है वो बचेगी ही नहीं। एक तो वैसे ही उस पर इतना टैक्स लगाता है, तब जाके थोड़ा सा मतलब सस्ता ही रहता है फिर भी इंडियन मार्केट से। अगर आप टैक्स ही हटा दोगे उस पर तो फिर कहाँ बचेगा, इंडियन लोग सर्वाइव कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये दिक्कत होती है चाइना की तरफ से। दूसरी बात ये होती है कि ये जो ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड वाला रीजन हो गया, ये लोग क्या है ना, डेयरी के बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं। दूध वगैरह आइटम वाले हो गए, ये सब के बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं। अब इनको भी अगर मिल गया इंडिया का मार्केट फ्री में, तो इंडिया का गुजरात वाला जो अमूल का है, और इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है यार दूध का, वो पूरा ठप हो जाएगा, टोटल ठप हो जाएगा। तो ये दो रीजन जिसके कारण इंडिया मना कर रहा है, ठीक है। इंडिया बोल रहा है कि मैं इसमें ज्वाइन नहीं करूंगा आरसीईपी में, ठीक है। तीसरी बात ये आ जाती है कि वो सर्विसेज को इज्जत नहीं दे रहे हैं यार, सर्विसेज को मना कर रहे हैं, नहीं हम सर्विसेज को आरसीईपी के अंडर में नहीं लाएंगे बोलते हैं। तो इंडिया के लिए तो ये चीज गलत हो जाएगी ना, इंडिया को मतलब टोटल लॉस है, तो क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है उसको ज्वाइन करने का। ये चीज होती है जो आपको आरसीईपी के बारे में जानना था। अब मेरे को आपको आरसीईपी को बताना जरूरी क्यों था, क्योंकि इंडिया जो है वो सर्विस का हब है, सर्विस सेक्टर जो है ना उसका हब है इंडिया। गुड्स का भी चलो है हब वो, लेकिन गुड्स की उतनी मतलब उतना वो नहीं है, उतना बढ़ चढ़ के नहीं आया है गुड्स का कभी, मतलब जो इंपोर्ट है एक्सपोर्ट होता है वो सब बढ़ चढ़ के नहीं है। इंडिया का जो पावर है ना वो सर्विसेज पावर है, क्योंकि इंडिया सर्विसेज में ही जो है वो सरप्लस कमाता है। सरप्लस मैंने आपको बताया, सरप्लस मतलब इंडिया को सर्विसेज में ही प्रॉफिट होता है, गुड्स में ये डेफिसिट में जाते हैं, डेफिसिट। अच्छा मैंने आपको ट्रेड डेफिसिट नहीं बताया ना, चलिए ट्रेड डेफिसिट बताता हूँ आपको। ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड वाली बात आ गई, ट्रेड वाली बात अगर आ जाती है तो आपको सबसे पहले कहाँ पे जाना है, आपको जाना है बैलेंस ऑफ ट्रेड के ऊपर। बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की अपन बात करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ही तो बात कर रहे हैं अपन। तो अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड की वैल्यू पॉजिटिव आती है, ठीक है, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव कब आएगी? जब हमारा इंपोर्ट कम होगा, एक्सपोर्ट ज्यादा होगा। एक्सपोर्ट अपन करेंगे तो हमको पैसा मिलेगा, उस पैसे से हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट कम रहा एक्सपोर्ट ज्यादा रहा, तो हाथ में पैसा बचा ना, हमारे हाथ में पैसा बचा रहेगा, तो वो केस आता है पॉजिटिव, उसको अपन कहते हैं ट्रेड सरप्लस, ठीक है। ट्रेड सरप्लस कहा जाता है उसको, ठीक है। अब इसी का दूसरा केस आता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड यदि यदि नेगेटिव चल रहा होगा, ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो अगर नेगेटिव चल रहा होगा, मतलब हमारे पास एक तो पैसा आ रहा है, मेरे पास 500 रुपए आ रहा है, मैं सामने वाले सामान 700 रुपए का मंगा रहा हूँ, मेरे पास वैसे 200 रुपए कम पड़ जा रहे हैं, तो इस केस को अपन कहते हैं ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट। और इस मामले में चाइना हमको बहुत ज्यादा पिछाड़ रहा है, लगभग अराउंड अराउंड ना 60 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। 60 बिलियन का चाइना से हमारा ट्रेड डेफिसिट चल रहा है, आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा हो गया। अब आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि ट्रेड डेफिसिट का अगर केस आता है तो अब मैंने 500 रुपए, कोई मतलब 500 रुपए मेरे हाथ में आए, मैंने 700 रुपए का सामान खरीद लिया, तो 200 रुपए मेरे पास कहाँ से आएंगे? चलिए उसकी बात करेंगे अब अपन।
चलिए उसकी बात करते हैं अपन। हम लोग क्या, हाँ ठीक है। तीसरी बात जो अपन करेंगे वो होगी गवर्नमेंट बोरोइंग। मतलब अगर गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो वो कैसे बोरो करेगा, कैसे बोरो करेगा, कहाँ से बोरो करेगा, वो चीज आ जाती है। ठीक है, अब इसमें दो चीजें होती है, एक होता है, दूसरा होता है। पहला जो होता है वो होता है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल, इसको टी बिल्स भी बोलते हैं, टी बिल्स। ठीक है, दूसरी आ जाती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक, यहां तक बातें क्लियर हो गई आपको। ये दो चीजें हैं जिनके थ्रू में गवर्नमेंट पैसा लाता है अपने पास। ठीक है, अब क्या होता है ये वो भी आप देख लीजिए। देखो ट्रेजरी बिल्स क्या होता है, सबसे बड़ा पॉइंट इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस का है ये होता है कि ये होता है शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर। अगर कम टाइम के लिए पैसा चाहिए, सडन का हमारा ट्रेड डेफिसिट हो गया है, मुझे तुरंत के लिए चाहिए है, तो फिर मैं एक ये ट्रेजरी बिल्स का थ्रू लूंगा। मैं गवर्नमेंट हूँ, मुझे 200 रुपए और चाहिए है और मुझे तुरंत के लिए चाहिए है, तो मैं ट्रेजरी बिल्स का रास्ता अपनाऊंगा। ठीक है, दूसरी चीज होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, ये क्या होती है, लॉन्ग टर्म होती है। लॉन्ग टर्म मतलब ये 1 साल से लेके 20-30 साल इतने आसपास तक चल जाती है। ठीक है, ये होता है इन दोनों का बेसिक डिफरेंस। अब थोड़ा डिटेल वाला डिफरेंस देखते हैं अपन। चलिए, डिटेल डिफरेंस भी अपने को जानना चाहिए, जो है अपने कॉन्सेप्ट ही क्लियर करना है, अपन कॉन्सेप्ट ही क्लियर करके चलते हैं। चलिए, हाँ तो अपन शुरुआत कहाँ से करते हैं, ट्रेजरी बिल्स से करते हैं। ट्रेजरी बिल्स से अपन शुरुआत करते हैं। ट्रेजरी बिल्स एक्चुअल में होता क्या है, ट्रेजरी बिल्स मान लीजिए मतलब ये एक पेपर टाइप का होता है। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में, उसी टाइप का ट्रेजरी बिल्स भी पेपर टाइप का होता है। मान लीजिए इसमें 100 रुपए डिनोटेड है, 100 रुपए का ये ट्रेजरी बिल है। अपन 200 रुपए की बात कर रहे थे ना, चलिए 200 रुपए लेके चलते हैं इसको। अगर ये 200 रुपए का इसमें डिनोटेड है, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, आरबीआई या किसी भी बैंक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहाँ ये सब काम होता है, आरबीआई या बैंक्स, आरबीआई या दूसरे बैंक्स जो होते हैं वहां पे आपको ट्रेजरी बिल्स मिलेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट बोलेगा आरबीआई को कि आप हमारे तरफ से ट्रेजरी बिल्स को जनरेट करिए। आरबीआई प्रिंट करेगा ट्रेजरी बिल को और वो मार्केट में लेके आ जाएगा, मतलब अपने आरबीआई अपने पास ही रखेगा। ठीक है, ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हुई, अपने पास रखेगा। अब इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट वाला कोई सीन नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यही समझिए, इसमें इंटरेस्ट वाला कोई सीन नहीं रहता है। इसमें क्या होता है, आपको डिस्काउंट प्राइस पे मिलता है। बातें क्लियर, डिस्काउंट प्राइस। अब मैंने आपको जो बताया था कि मैं गवर्नमेंट हूं और मान लीजिए कि आप इंडियन सिटीजन हैं, मैंने आरबीआई वाले को बोल दिया कि आप ठीक है, आप 200 रुपए का निकाल दो ट्रेजरी बिल्स को। आपको, आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप आए आरबीआई के पास, पूछे कि ऐसा कुछ निकला हुआ है क्या, मेरे पास इन्वेस्ट करना है, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, ऐसा कुछ है क्या मेरे पास सॉल्यूशन। तो आरबीआई वाला बोलेगा कि हाँ सर ऐसा तो कुछ है हमारे पास। वो आपको बोलेगा सर ये 200 रुपए का ट्रेजरी बिल्स है, ये आपको 3 महीने का टाइम दे, मतलब 3 महीने बाद आपको वापस आपका पैसा मिल जाएगा। ठीक है, 3 महीने बाद आपको आपका पैसा मिल जाएगा। लेकिन अभी जो इसका प्राइस है वो कितना है, अभी जो इसका प्राइस है वो 160। मतलब अगर मैं खरीदूंगा इसको 160 में, तो 3 महीने बाद मुझे 200 रुपए मिलेगा वापस, 40 रुपए का फायदा हुआ 3 महीने में। इस तरीके से इसमें प्रॉफिट होता है। बातें क्लियर, ये होता है ट्रेजरी बिल्स का कॉन्सेप्ट। ये समझ में आया आपको, 160 रुपए में आपने इसको खरीदा, अभी 3 महीने बाद आपको 200 रुपए में वो वापस मिल जाएगा, 200 रुपए वापस मिल जाएगा आपको। ठीक है, बातें क्लियर है यहां तक, ये चीज होती है ट्रेजरी बिल्स की बात। अब अपन बात करेंगे उसकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मैंने पहले भी आपको बहुत बार बताया, मैं फिर से बता दे रहा हूँ वही चीज। इसमें इसमें रहेगा 200 रुपए डिनोटेड रहेगा। ठीक है, 200 रुपए डिनोटेड रहेगा। टाइम जो दिया रहेगा, टाइम भी कुछ दिया रहेगा, मैच्योरिटी का टाइम दिया रहेगा 5 साल का। इंटरेस्ट रेट जो है, इंटरेस्ट रेट मान लीजिए 5% आसपास का दिया हुआ है। इसमें रहता है इंटरेस्ट रेट, मतलब अभी के लिए तो आपको वो 200 रुपए में ही खरीदना पड़ेगा।
अभी आपको 200 रुपए में ही खरीदना पड़ेगा। जो भी आपका प्रॉफिट होगा 5% एनुअली के हिसाब से वो 5 साल बाद आपको मिलेगा जाके, जब ये आप उनको वापस दिखाओगे। ठीक है, तो ये दो तरीके होते हैं जिससे गवर्नमेंट अपना पैसा लाती है। गवर्नमेंट के पास अगर ट्रेड डेफिसिट हो जाए, जैसे मैंने बताया 200 रुपए की कमी हो गई थी, तो ये तरीका गवर्नमेंट अपनाएगा जिससे उनको पैसा मिलेगा। ठीक है, बातें क्लियर। अब मेन चीज जो आपको जानना है कि ट्रेजरी बिल्स वगैरह ये सब जो होता है वो कौन करता है? आरबीआई करता है और कोई बैंक्स करते हैं। दूसरी बात यहाँ आ जाती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये कौन करता है? ये करता है सेबी। सेबी और आरबीआई रेगुलेट करते हैं इसको, सॉरी, इसको भी सेबी और आरबीआई रेगुलेट करेंगे, इसको भी सेबी और आरबीआई रेगुलेट करेंगे। लेकिन ये सब जो खरीद बिक्री का जो प्रोसेस होता है वो कहाँ पे होता है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई। इंडिया का जो सबसे इंडिया एशिया का सबसे पुराना जो स्टॉक मार्केट है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कब बना था? 1875 में। ठीक है, 1875 में बना था। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है जो मुंबई के दलाल स्ट्रीट में लोकेटेड है, वहीं पे ये सब काम होता है। ठीक है, अब इसके पीछे भी दो केसेस आते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे हमने बात किया अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, ठीक है, तो हमने बात किया गवर्नमेंट की। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे अपना जो भी है वो इंस्ट्रूमेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, उसने जारी कर दिया। ठीक है, उसने अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी कर दिया। मैं गया उसके पास, अच्छा सॉरी, मैं तो गवर्नमेंट, आप गए उसके पास, आपने वो चीज को खरीद लिया, आपने सिक्योरिटी को खरीद लिया जो 200 रुपए का था। ठीक है, 200 रुपए का था और 5% इंटरेस्ट रेट था 5 साल के लिए। ठीक है, आपने इसको खरीद लिया। अब आपको 2 साल के बाद लगता है कि मेरे पास पैसों की कमी हो जा रही है, मुझे पैसे चाहिए अभी फिलहाल के लिए। आप दोबारा तो नहीं जा सकते इसके पास, क्या करोगे आप गवर्नमेंट को वापस ये चीज नहीं बेच सकते। ठीक है, आपने यहाँ जो पहली बार लिया, यहाँ जो पहली बार लिया ये आपने लिया आईपीओ के थ्रू, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू में आपने लिया है इससे। ठीक है, गवर्नमेंट से। ठीक है, अब आपको पैसे चाहिए, आप इसको गवर्नमेंट को तो वापस नहीं दे सकते, आप क्या करोगे? फिर से इसके पास जाओगे, बीएससी के पास। आप फिर कहाँ जाओगे? बीएससी के पास जाओगे और बोलोगे सर मुझे इसको बेचना है, आप प्लीज कोई कस्टमर जुगाड़ करिए, इस टाइप का कुछ रहता है प्रोसेस वहां पे, वो बोल देगा। ठीक है, तो दूसरा कस्टमर वो जुगाड़ कर लिया, दूसरा कस्टमर वो जुगाड़ कर लिया, तो इसको वो कुछ डिस्काउंटेड प्राइस, मान लीजिए वो 200 रुपए का डिनोमिनेशन है, तो इसने इसको 180 रुपए में खरीद लिया। अब ये जो प्रोसेस होता है सेकेंड टाइम का, ठीक है, ये जो प्रोसेस रहता है इसको अपन कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, मतलब बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी दो तरीके के वो क्या बोलते हैं आपको, दो तरीके के काउंटर्स होते हैं, वो समझ लीजिए। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मतलब अगर आप पहली बार अपने कंपनी के, कोई कंपनी वाला आ रहा है, मान लीजिए जिंदल वाला आ रहा है, जिंदल वाला है, वो अगर अपने शेयर्स पहली बार मार्केट में लाना चाहता है तो वो आईपीओ के थ्रू में लाएगा। ठीक है, आईपीओ वाले काउंटर पे जाएगा सॉरी। और यदि दूसरा केस ये हो जा रहा है कि अगर कोई आदमी ने उसको एक बार खरीद लिया, उसको दोबारा उसको खरीद मतलब बेचना है, तो वो फिर सेकेंडरी मार्केट में जाएगा। दूसरा केस, इसको और पैसे चाहिए। अब इसने इससे रेस कर लिया, मान लीजिए इसने 10,000 रुपए आईपीओ से रेस कर लिया था, 10,000 रुपए इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग से रेस कर लिया था। अब इसको और पैसे चाहिए, 5,000 रुपए और चाहिए, तो भी ये फिर दोबारा यहाँ पे जाएगा। ठीक है, ये एक बार अपने पहली बार के लिए बस आईपीओ रहता है, दूसरी बार के लिए नहीं रहता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बातें क्लियर हो गई यहां तक? चलिए आगे देखते हैं क्या है। एक लास्ट टॉपिक है आज का, वो भी देख लीजिए। मैं जो अभी आपको बताने जा रहा हूं वो भी बहुत जरूरी टॉपिक है, लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। वो होता है डिफरेंस बिटवीन एफ डी आई और एफ पी आई। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, दो चीजें होती है। ठीक है, इसको एफ आई आई भी कह सकते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको? इन
इनके बीच में अपन डिफरेंस पता करेंगे। सबसे मेन जो डिफरेंस होता है किसी कंपनी में, किसी भी कंपनी में यदि 10% से ज्यादा शेयर है किसी आदमी का, 10% से ज्यादा शेयर है अगर किसी आदमी का, तो वो क्या आ जाएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। ठीक है, बातें क्लियर हो गई आपको। और यदि किसी कंपनी में किसी भी आदमी का 10% से कम है शेयर, जो है वो 10% से कम है, तो वो एफपीआई एफआईआई में आता है। ठीक है, एफडीआई किस टाइप का होता है वो समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए केएफसी है, केएफसी तो यहाँ की है नहीं ना कंपनी, वो केंटुकी की कंपनी है। तो केंटुकी का जो वो हेड है उसने अपना पूरा पैसा यहाँ लगाया इंडिया में, और इंडिया में सेटअप किया, तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो शेयरिंग रहेगा, जो होल्डिंग रहे, मतलब जितना उसका पैसा लगा होगा, जितना शेयर्स उसके रहेंगे, वो 10% से तो ऊपर ही रहेंगे लगभग। अब मान लिया उसका 90%, 90 ज्यादा हो जाएगा, 60% ले लेते हैं, 60% आसपास का उसका शेयर लगा हुआ है। तो ऑब्वियसली ये 10% से ऊपर हो गया। तो अपने को यहाँ पे क्या पता चला, कांटेक्ट डायरेक्ट कांटेक्ट जब रहता है, क्योंकि वो हेड तो वही है ना केएफसी वाला, केएफसी का जो ओनर रहता है वही तो हेड है इसका, वही अगर हेड होगा तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगा यहाँ के पूरे मैनेजमेंट के साथ। मतलब ओवरऑल आप ये समझ लीजिए कि वही पूरा यहाँ का सामान को चला रहा है, जो जितना मैनेजमेंट है वो खुद देख रहा है। ठीक है, दूसरी जगह एफपीआई रहता है, तो उसका जो आदमी रहता है वो रहता है एनोनिमस। एनोनिमस मतलब अनजान, हमको नहीं पता कौन है भाई। अब मेरे पास ज्यादा पैसे थे, मैंने ऑस्ट्रेलिया की किसी कंपनी में पैसा लगा के छोड़ दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि 10% से नीचे रहेगा मेरा शेयर। मैंने पैसा लगा के छोड़ दिया, वो बढ़े नहीं बढ़े मेरे को महीने महीने, आप मेरा पैसा मतलब साल साल भरे, महीने महीने भर मेरा पैसा तो आ जा रहा है। ये होता है एफपीआई का और ये होता है एफडीआई का। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बातें क्लियर हो गई आपको। उम्मीद करता हूँ जो जो चीज आपको थोड़ा सा डर टाइप का लगता होगा वो सब काफी कुछ क्लियर हुआ होगा। मैंने बहुत बेसिक तरीके से, जितना मेरी समझ है, जितना मैंने समझा आज तक, उस तरीके से आपको समझाया है। आगे भी चलता रहेगा, कंटिन्यू होते रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर सीरीज के साथ बहुत जल्दी। और मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी ना क्वेश्चन ऑफ द डे भी चालू करूं, तो उससे क्या आपको मजा आएगा। तो कल परसों से हो सकता है क्वेश्चन ऑफ द डे भी चालू हो जाए। चलिए फिर मजे करते हैं अपन, आराम से पढ़ते हैं ना, मिलते हैं, चलिए फिर, धन्यवाद।